करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी अरसलान अवान शेयर कर रहे हैं गुजरावाला से। अरसलान कहते हैं, आज आपके साथ हालिया हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली ये जो खौफनाक कहानी है ये हम लोगों का मेरा एक हमसाया है उसकी ज़िंदगी की है। हुआ कुछ इस तरह से कि हम लोग रमज़ान शरीफ में हम लोगों की जो काम की रूटीन होती है, जो स्केड्यूल होता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। दिन भर रोज़े की वजह से हम लोग पूरी तरह से काम नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग अपना बाकी का जो हम लोगों का काम होता है वो हम लोग अफ्तारी के बाद रात 12 बजे तक करते हैं। हम लोग 5 लोग थे, तो हम लोग बेसिकली हम लोगों का काम ये मिस्त्री और जो मज़दूर होते हैं घरों में काम करते हैं, कहीं कोई कंस्ट्रक्शन का हो या घर की तोड़ फोड़ का हो तो वो काम हम लोग करते हैं। हम लोगों को एक घर में काम मिला हुआ था। वो घर जो था बिल्कुल ऐसा था जैसे अंदर से जंगल का कोई हिस्सा है। उस घर में इतने बड़े बड़े दरख्त थे, बहुत पुरानी सी बिल्डिंग थी, वहाँ पर हम लोग काम कर रहे थे। 5 हम लोग लड़के थे। तो ऐसा हुआ कि हम लोगों ने अफ्तारी की दूसरे रोज़े की ये बात है, अफ्तारी की मगरिब की नमाज़ पढ़ी और हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया और हम लोग फिर काम पर लग गए। अभी हम लोग काम कर ही रहे थे, उस जगह पर मैं और मेरे साथ एक और लड़का था जो हम लोगों का हमसाया था। हम लोग जिस जगह पर काम कर रहे थे, घर के हिस्से पे बैक साइड पर एक वॉशरूम था। वहाँ से हम लोगों को बकरी के बोलने की आवाज़ आने लग गई। हम लोग बड़े हैरान हुए कि घर तो जैसे बंद है और इसका जो अब हुलिया हुआ है, यहाँ पर इतने बड़े बड़े दरख्त और झाड़ियाँ हैं, तो ये बकरी के बोलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने कहा कि रुको, मैं देख कर आता हूँ कि ये बकरी के बोलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। इतने में वो उस वॉशरूम की तरफ चला गया। उसको गए हुए तकरीबन 5 से 10 मिनट हो गए। मैं उसका इंतज़ार ही करता रह गया और वो वापस नहीं आया। तो मैं इसको देखने के लिए जब वहाँ पर गया तो वो उसी वॉशरूम के पास बेहोश पड़ा था। मैंने शोर मचाया, बाकी के लोगों को भी इकट्ठा किया। 5 हम लोग मज़दूर थे, एक हम लोगों के साथ मिस्त्री भी था। उसको हम लोग उठाकर तो हम लोग वापस लेकर आए उस जगह। उसके मुंह के ऊपर हमने पानी के छींटे मारे, तो जब उसको होश आया तो वो रोने लग गया और बार बार ये कह रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे वो औरत मार देगी। हमने उसको थोड़ा सा हौसला दिया और उससे पूछा कि क्या हुआ है, हमें पूरी बात बताओ। उसका ये कहना था कि जब मैं बकरी की आवाज़ सुनता सुनता इस साइड पर आया तो वो आवाज़ इस बाथरूम में से आ रही थी। जब मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो सामने एक बहुत हैबतनाक हुलिये की औरत थी। उसका निचला धड़ नहीं था, सिर्फ उसका आधा धड़ था, पेट तक उसका धड़ था। उसका चेहरा बहुत भयानक था, उसका पूरा चेहरा भी जला हुआ था और उसका सिर्फ एक बाजू था, वो भी जला हुआ था। और वो बड़े भयानक अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी। बस उसको देखने की देर थी, मैं वहीं पर गिरा और बेहोश हो गया। हम लोग उसको तसल्ली देने लग गए। इतने में एकदम से हम लोगों को बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आई। जिस जगह पर हम लोग मौजूद थे वहाँ पर एक कमरा था। जैसे हम लोगों ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो इस पंखे के ऊपर से खून टपक रहा था और वो पंखा बहुत तेज़ी से चलने लग गया। हम लोगों ने देखा तो वही भयानक औरत जो थी आधे धड़ वाली, वो उस कमरे के पंखे के ऊपर उल्टी लटकी हुई थी। हम लोग इतने खौफज़दा हुए कि हम लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि हम लोग उस घर से भागकर बाहर निकल आए। उसी वक्त सब लोग जो थे वो इशा की नमाज़ के लिए जा रहे थे, तो हमारा शोर शराबा सुन के सब लोग वहाँ पर जमा हो गए। हम लोगों ने तो उनको बताया कि इस घर में ये मामलात हमारे साथ हुए हैं। उधर पास ही मस्जिद थी, वहाँ से जाकर वो लोग मौलवी साहब को बुला कर लाए। मौलवी साहब जब आए तो उन्होंने देखा कि हम लोग तो इतने ज़्यादा परेशान थे, उस लड़के की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अंदर से मुसलसल अजीबोगरीब आवाज़ें भी गूंज रही थीं। मौलवी साहब ने ये कहा, आप लोग इधर ही ठहरे, मैं अभी देखता हूँ। मौलवी साहब जब अंदर गए तकरीबन 5 मिनट वो वहाँ पर रुके होंगे, उन्होंने कुछ पढ़ाई की। जब मौलवी साहब बाहर आए तो मौलवी साहब का ये कहना था कि अगर एक रात और आप लोग यहाँ पर काम कर लेते तो आप लोगों का नामो निशान भी किसी को नहीं मिलना था। जिस जगह पर आप लोग काम कर रहे थे यहाँ पर हज़ारों की तादाद में गैर मरी मखलूक़ात और जिन्नात मौजूद हैं
और ये जिन्नात इस हद तक सख्त हैं, इतनी भारी मखलूक है कि ये किसी इंसान का वजूद बर्दाश्त करते ही नहीं हैं। जिस घर में आप लोग काम कर रहे हैं ये अरसा कलील से ये बंद है, ये आज का बंद नहीं है, ये बहुत तवील अरसे से बंद है। ये यहाँ पर कोई आता ही नहीं है। अब इस घर की तोड़ फोड़ इसीलिए की जा रही है कि इसको दोबारा रहने के काबिल बनाया जा सके। बेहतर यही है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं अगर अपनी जान प्यारी है तो। उसके बाद हम लोग वहाँ पर काम करने नहीं गए। हम लोगों ने उस मिस्त्री से साफ कह दिया कि हमें यहाँ पर काम नहीं करना। ये दूसरे रोज़े की बात है और आज 13वां रोज़ा है। हम लोग अभी तक अपने अपने घरों में हैं, अभी तक उस लड़के को बुखार है और हम लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये बिल्कुल मोस्ट रिसेंट हॉरर इंसिडेंट है जो हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आया है। हम लोगों ने ख़ुद अपनी आंखों से उस मखलूक को देखा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया अरसलान आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी किशोर शेयर कर रहे हैं इंडिया से। किशोर कहते हैं मैं इंडिया का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो हम लोगों के दादाजी ने हमें सुनाई थी। हम लोगों के दादा ये कहते हैं कि वो लोग जमनापुर में रहते थे। वहाँ पर उन लोगों का एक गांव होता था। उस गांव में आज से 20 साल पहले अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। वहाँ पर उनके गांव का जो शमशान घाट था, वहाँ पर एक बहुत पुराना एक पीपल का दरख्त होता था। उस दरख्त के बारे में सब लोगों का ये मानना था कि उस दरख्त के ऊपर आत्माओं का बसेरा है और कोई भी शाम के वक्त शमशान घाट की तरफ नहीं जाता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ, दादाजी के जो छोटे भाई थे वो गांव से वापस अपने दूसरे गांव से वापस अपने घर आ रहे थे। तो जब रात बहुत ज़्यादा हो गई तो वो पैदल ही सफ़र करते हुए उस गांव से अपने गांव में वापस आ रहे थे। तो वो कहते हैं कि मैंने ये सोचा कि मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा, तो वो शमशान घाट के रास्ते की तरफ से गांव में वापस आने लगे। अभी वो शमशान घाट के करीब आ ही रहे थे, शमशान घाट से थोड़ा दूर थे, तो उनको शमशान घाट में से बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में रोने की आवाज़ें आने लग गईं। ऐसे लग रहा था कि जैसे शमशान घाट में बहुत सी औरतें हैं जो रो रही हैं। तो दादाजी के जो भाई थे उन्होंने ये सोचा कि शाम के बाद तो कोई भी शमशान घाट में आता ही नहीं है, क्योंकि सख्ती से सबको मना किया गया है। वहाँ पर एक ऐसा पेड़ है जिस पर आत्माओं का बसेरा है और वो जितनी भी आत्माएं हैं वो रात के वक्त यहाँ पर किसी इंसान को आने नहीं देती, उसको जान से मार देती हैं। फिर ये कौन है जो गांव में रात के इस पहर आकर शमशान घाट में रो रही हैं? उनको थोड़ा सा तज्जुब हुआ, ना चाहते हुए भी वो शमशान घाट की तरफ जाने लगे। अब वहाँ पर 2 रास्ते थे, एक रास्ता गांव की आबादी की तरफ जाता था और एक रास्ता उस शमशान घाट की तरफ जाता था। वो शमशान घाट बहुत बड़ा और बहुत पुराना होता था, यहाँ तक कि उस शमशान घाट की बिल्कुल छोटी सी 4 दीवारी भी थी और एक गेट भी लगा हुआ था। वो गेट ऐसा था कि जो चाहे जब चाहे उसको हाथ से खोलकर अंदर जा सकता था। अभी वो शमशान घाट के दरवाजे के पास ही पहुँचे थे, उन्होंने देखा कि जैसे अंदर एक चिता जल रही है और वो जो चिता थी वो बिल्कुल उसी पीपल के पेड़ के पास जल रही थी और उसके पास सफ़ेद लिबास में बहुत सी औरतें खड़ी हुई थीं और वो बाजू बहुत ऊंचे ऊंचे करके, लंबे बाजू करके रो रही थीं। उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि सुबह जब मैं गांव में से गया था तब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, फिर अचानक ये गांव में कौन इस वक्त है जिसको आखिरी रसूमात पूरी करने के लिए यहाँ पर लाया गया है। देखा उन्होंने तो शमशान घाट का गेट बंद था। उन्होंने आवाज़ दी लेकिन उनकी आवाज़ किसी ने भी नहीं सुनी और ना ही पलट कर पीछे देखा। उन्होंने दीवार फलांगी और ये कहा कि मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि आखिर कौन है जिसकी आखिरी रसूमात पूरी करने के लिए इस वक्त शमशान घाट में लाया गया है। वो कहते हैं जैसे उन्होंने शमशान घाट में पाँव रखा, एकदम से बहुत तेज़ आंधी चलने लग गई। वो आंधी इतनी तेज़ थी कि उसमें अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि एकदम से क्या हो गया है। वो आंधी की आवाज़ में शोर शराबा था। वो कहते हैं कि मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा मिट्टी सी पड़ने लग गई, क्योंकि शमशान घाट में हर तरफ वो अस्थियाँ जली हुई होती हैं और वहाँ पर राख होती है, तो वो मिट्टी उड़ के उनकी आंखों में पड़ने लग गई। तो वो अपनी आंखों पर हाथ रख के गेट के पास होकर खड़े हो गए कि थोड़ा मौसम ठीक होता है तो मैं देखता हूँ। वो कहते हैं तकरीबन 10 मिनट बहुत तेज़ आंधी चली। इतनी तेज़ आंधी थी कि ऐसे लग रहा था जैसे वो गेट भी टूट जाएगा और दीवारें भी गिर जाएंगी। जैसे एकदम से वहाँ पर आंधी तूफान शुरू हो गया। अब वो बहुत ज़्यादा घबरा गए, ना तो वो वहाँ से बाहर निकल सकते थे
और ना ही वो आगे बढ़ सकते थे और उस तरह से मुसलसल चीखों पुकार सुनाई दे रहा था। 10 मिनट तक वो अपने चेहरे पर हाथ रख के उसी दीवार के साथ, शमशान की दीवार के साथ लगकर बैठे रहे। तभी एकदम से बिल्कुल शोर शराबा थम गया, वो आंधी भी रुक गई। वो एकदम से जो एक तूफानी भूचाल आया था वो बंद हो गया। तो जैसे ही दादाजी के भाई ने अपना सर ऊपर करके देखा तो उस दरख्त के पास ना तो वो औरतें थीं, ना ही वो जलती हुई चिता थी, और ना ही वहाँ पर किसी उस जलती हुई चिता का नामो निशान था। उन्हें यकीन ही नहीं आया कि ये सब क्या था। तभी एकदम से जब वो उस दरख्त के पास जाने लगे तो वहाँ पर कोई भी राख का निशान भी नहीं था और ना ही आग का निशान था। जहाँ पर अभी 10 मिनट पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा औरतों को रोते पीटते देखा था, वो बहुत ज़्यादा डर गए कि ये सब क्या है। तभी वो वहाँ से जाने लगे तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दरख्त के पीछे से कोई निकल कर उनके सामने आया है। वो कहते हैं कि जब मैंने देखा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डरावने चेहरे वाली एक औरत थी जो हवा में उड़ रही थी। वो ज़मीन से काफ़ी ऊंची थी, उसका चेहरा बहुत भयानक था। जैसे मैंने उसे देखा मैं चीखें मारता हुआ वहाँ से भागने लगा तो वो दरख्त के पास खड़ी खड़ी उसका बाजू इतना लंबा हो गया कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे शोल्डर तक उसका बाजू आ गया है। तभी उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे शमशान घाट की उस दीवार से बाहर छलांग लगा दी और भागना शुरू कर दिया और शोर मचाते मचाते गांव में दाखिल हो गए। वो जहाँ जहाँ से गुजर रहे थे उनका शोर शराबा सुन के सभी गाँव वाले जाग गए कि एकदम से हम लोगों के गाँव में क्या हो गया है। उनके भागते भागते उनकी बैक साइड से बहुत ज़्यादा भयानक चीखें भी सुनाई दे रही थीं और ऐसा लग रहा था कि जैसे गाँव की आबादी तक कोई उनके तक्कुब में भागता हुआ आया है। वो अपने घर जब पहुँचे तो वो इतने खौफज़दा थे कि वहीं पर दरवाजे पर पहुंचकर बेहोश हो गए। उनके शोर शराबे से तो बहुत से गांव वाले जाग चुके थे। उनके घर के बाहर सब गांव वाले जमा थे और उन्होंने अपना आंखों देखा हाल बताया कि शमशान घाट के रास्ते से भागते हुए आ रहे थे और इस तरह की इनकी कंडीशन थी जैसे इनके पीछे कोई भाग रहा है, लेकिन वो भागने वाला नज़र नहीं आ रहा था। भयानक आवाज़ें ज़रूर सुनाई दे रही थीं। उनके घर वालों ने उन्हें उठाया, अंदर लेकर गए। उनके घर में भी गांव के बहुत से लोग आ गए। उनके चेहरे पर जब पानी फेंका गया तो जैसे उनको कुछ होश आया तो वो हद से ज़्यादा घबराए हुए थे। उन्होंने अपनी सारी आपबीती सुनाई जो उनके साथ उस शमशान घाट में हुआ। तभी जो दादाजी थे उन्होंने ये कहा कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वहाँ पर जो पीपल का पेड़ है वहाँ पर आत्माओं का बसेरा है, ये उन्हीं आत्माओं की वजह से तुम्हारे साथ हुआ है। उसके बाद वो अजीबोगरीब हरकतें करने लग गए, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको दौरा पड़ने लग गया है। उनके जिस्म में एक अजीबोगरीब औरत के बोलने की आवाज़ आती थी और वो एकदम से ऐसा लगता था जैसे बेड के ऊपर से उछलकर हवा में कोई उनको उठा देता है। उनके घर वाले जब देखते थे तो वो अपने बेड से ऊंचे होते थे और उनके हाथ पांव टेढ़े होते थे। दादी अम्मा जो है उनका ये कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था उनके जो दादाजी के भाई थे यानी उनके जो देवर थे वो अपने कमरे में बैठे बहुत ऊंचे कहके मार मार के हंस रहे थे। तो एकदम से उनकी पूरी गर्दन पीछे की तरफ टर्न हो गई थी। जब उन्होंने ये भयानक मंजर देखा था तो वो चीखें मारती हुई घर से बाहर भाग गई थी। फिर वो लोग कहते हैं कि उन लोगों ने एक पंडित साहब को बुलाया। जब वो पंडित वहाँ पर आए उन्होंने कुछ पूजा वगैरह की तो उनका ये कहना था कि इसके ऊपर एक भयानक आत्मा का बसेरा हो चुका है। रात के वक्त ये उस आत्मा की जगह पर गया था और उस आत्मा ने इसके ऊपर अपना बसेरा कर दिया है। फिर उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पूजा करवाई। उसके बाद जाकर दादाजी के जो भाई थे उनकी कुछ कंडीशन संभलने लग गई। 6 माह तक वो तकरीबन ठीक रहे, लेकिन 6 माह के बाद एक रात वो अपने घर से गायब हो गए। सुबह पूरे गांव में शोर मचा हुआ था कि दादाजी के जो भाई थे वो लापता हैं। उनको पूरे गांव में ढूंढा गया, कहीं उनका नामो निशान नहीं था। फिर उनको आकर गांव के किसी आदमी ने बताया कि उनके भाई जो हैं वो शमशान घाट में बेहोश पड़े हैं उसी पीपल के दरख्त के पास, क्योंकि शमशान घाट में तो डर के मारे कोई जाता नहीं था। फिर दादाजी और गांव के सभी लोग मिलकर जब शमशान घाट में गए तो उन्होंने वहां पर जाकर देखा तो दरख्त के नीचे उनके भाई की लाश पड़ी हुई थी। उनकी गर्दन किसी ने तोड़ दी थी और उनकी आंखें इस तरह से बाहर निकली हुई थी जैसे उनकी आंखों को किसी ने नोच दिया है। उनको इस हालत में देखकर सभी गांव वाले बहुत ज़्यादा डर गए। फिर वहीं पर उसी शमशान घाट में उनकी आखिरी रस्मात अदा की गई। उसके बाद दादाजी ये कहते हैं हम लोगों के गांव में हर रात आए दिन अजीबोगरीब वाक़यात होने लग गए।
सारी रात गांव में किसी के रोने की आवाज़ आती थी। पहले शमशान घाट में से इस तरह से आवाज़ें बहुत कम आती थी, लेकिन उनके भाई के मरने के बाद शमशान घाट में उनके भाई की आत्मा, भटकती आत्मा को बहुत से लोगों ने भी देखा था। उन लोगों का ये कहना था कि शमशान घाट की दीवार के ऊपर उनके उसी भाई, मुर्दा भाई की आत्मा को लोग बैठे हुए देखते थे। वो बहुत ज़्यादा भयानक हुलिये में बैठा होता था। उसकी आंखें नोची हुई होती थी, उसकी आंखों की जगह पर काले रंग के 2 दायरे होते थे और उसका चेहरा बहुत डरावना होता था। कभी वो शमशान घाट की दीवार पर बैठा रो रहा होता था और कभी उसी पीपल के पेड़ के पास। उसके इस बार बार दिखने के बाद लोगों के दिलों में ऐसा खौफ बैठा कि कोई भी गांव के उस शमशान घाट की तरफ जाता ही नहीं था। उन लोगों ने बहुत पूजा करवाई कि किसी तरह से उसकी आत्मा लोगों को ना दिखे, लेकिन उसकी आत्मा को लेकर लोगों के दिलों में इतना खौफ बैठा कि आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों ने गांव ही छोड़ दिया। बहुत से लोग गांव छोड़कर जा चुके थे, क्योंकि वो ये कहते थे कि सारी रात उसकी आत्मा उस गांव में भटकती है और वो लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाती है और ये कहती है कि मुझे बचा लो। उसकी आवाज़ें आती हैं। उसके मरने के 7 दिन तक लगातार वो अपने घर के बाहर भी आकर रोता था और दरवाज़ा खटखटाता था, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में। दादाजी लोगों ने फिर वो गांव छोड़ दिया। गांव के बहुत से लोग उस गांव से जा चुके थे। तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर वो गांव मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका था। दादाजी कहते हैं आज के दौर में भी वो शमशान घाट वहीं पर होगा और आज के दौर में भी उनके भाई की आत्मा वहीं पर भटकती होगी, क्योंकि उसके बाद उस गाँव में कोई भी नहीं गया। ये हम लोगों के दादाजी की एक बताई हुई कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू किशोर आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी फौजिया शेयर कर रही है। फौजिया कहती है मैं मुल्तान की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये आज से 6 साल पहले की बात है। हम लोगों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे और हम लोगों का जो सेंटर था वो एक बहुत पुराना स्कूल था। वो हम लोगों का सेंटर बना था। वो स्कूल जो था बेसिकली वो क्रिश्चियन स्कूल था और हम लोगों का एग्ज़ामिनेशन सेंटर बनाया गया था। वो स्कूल हम लोगों के घर से बहुत दूर था, यहाँ तक कि आप ये कह सकते हैं कि वो स्कूल आबादी से ही हट कर था। वहाँ पर हम लोग पेपर देने जाया करते थे। हम लोगों के एग्ज़ाम्स जो थे वो सेकंड शिफ्ट में हो रहे थे, यानी दोपहर 1:30 बजे हम लोगों का पेपर शुरू होता था और 4, साढ़े 3, 4 बजे तक हम लोग पेपर कर लेते थे। एक दफ़ा हम लोगों ने पेपर दिया तो वो पेपर इतना लेंथी नहीं था, पेपर हम लोगों ने जल्दी कर लिया, लेकिन हम लोगों की जो वैन थी उसने 4 बजे ही आना था। मैं और मेरी 2 सहेलियाँ हम लोग वहाँ से बाहर निकल आई, एग्ज़ामिनेशन सेंटर से हम लोग बाहर निकल आई तो स्कूल तो बंद था, क्योंकि हम लोगों की ऑफ टाइमिंग में हम लोगों का एग्ज़ाम होता था, तब तक वो स्कूल खाली हो जाता था। हम लोगों के लिए ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि हम लोग किसी क्रिश्चियन स्कूल में गए थे। आज से पहले कभी भी हमने कोई क्रिश्चियन स्कूल नहीं देखा था। तो हम लोग उस स्कूल को देखती देखती उस स्कूल की एक बैक साइड थी, वहाँ पर जाने लगी। वो स्कूल इतना बड़ा था, इतना बड़ा वो स्कूल था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा घने दरख्त थे, अजीबोगरीब तरह से वो वहाँ पर क्लासरूम्स बने हुए थे। बड़ा हम लोगों को ना अजीब लगा वो देखकर। काफ़ी पुराना स्कूल था। हम लोग जब उसकी बैक साइड पर गए तो वहाँ पर हम लोगों को ऐसा लगा कि जैसे किसी औरत ने हमें आवाज़ दी है। बाकायदा हमें औरत की आवाज़ आई, जैसे उसने हमें आवाज़ देकर अपनी तरफ बुलाया हो। हम लोगों को समझ ही नहीं आई कि ये कौन है जो हमें आवाज़ें दे रही है। उस वक्त तो वहाँ पर स्कूल में कोई मौजूद भी नहीं था। हम लोग इधर उधर देखने लगे तो वहाँ पर बिल्कुल दरख्तों के दरमियान हम लोगों को एक औरत खड़ी हुई नज़र आई। वो औरत जो थी उसका काफ़ी लंबा कद था और उसने जैसे प्रिंटेड सा कोई ड्रेस पहना हुआ था। उसमें रेड कलर भी था, उसमें येलो कलर भी था, इस तरह का उसका ड्रेस था। उसका जो चेहरा था वो बहुत अजीब था, रंग बहुत ज़्यादा ब्लैक था और आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी थी। उस औरत ने जब हमें देखा, उसने हमें इशारा किया, अपने पास बुलाया। हम लोगों को लगा कि शायद स्कूल की कोई आया होगी, इस तरफ शायद क्वार्टर्स हों जहाँ पर वॉचमैन और उसकी मिसेज रहते होंगे, तो वो होगी। जब हम लोग उसके करीब जाने लगे तो वो औरत जो थी वो बिल्कुल पीछे पीछे दरख्तों के अंदर जाने लगी। हम लोगों को बड़ा अजीब लगा। मेरी फ्रेंड ने कहा कि नहीं, मुझे आगे नहीं जाना, दरख्त बहुत ज़्यादा है, चलो हम लोग वापस चलते हैं। हम लोगों को थोड़ा सा डर लगने लग गया। अभी हम मुकम्मल उस औरत के पास नहीं गए थे कि वहाँ से हमें बहुत अजीबो गरीब तरह से उस औरत के हंसने की आवाज़ आने लग गई।
इससे पहले कि हम लोग उसके करीब जाते, एकदम से हम लोगों को ऐसा लगा कि जैसे हम लोगों को किसी ने आवाज़ दी है, किसी आदमी ने। पीछे पलट कर देखा तो वो वॉचमैन था। उसने ये कहा कि आप लोगों की वैन आ गई और आप लोग इस तरफ क्या कर रही हैं। बिल्कुल हम लोगों के सामने वो औरत वहीं पर दरख्तों में बैठकर हंस रही थी। जब हम लोगों ने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर किसी औरत का नामो निशान भी नहीं था। हम लोग भागती हुई वॉचमैन के पास आई। हम लोगों ने वॉचमैन को बताया कि अभी हम लोग स्कूल देख रहे थे, हम लोग इस तरफ आए तो हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे यहाँ पर कोई औरत है और हमें अपने पास बुला रही है। इसी तरह से उसने कपड़े पहने हुए थे और वो हमें देखकर हंस भी रही थी। तो वॉचमैन का ये कहना था कि स्कूल का ये हिस्सा बहुत ज़्यादा असेफ ज़दा है, इस तरफ कभी भी कोई नहीं आता। इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दरख्त हैं। यहाँ पर कोई भी वॉचमैन या उसकी कोई फैमिली नहीं रहती, ना ही यहाँ पर कोई स्कूल का पियन या उसकी कोई फैमिली रहती है। इस जगह पर कोई भी औरत नहीं है। ये स्कूल हद से ज़्यादा पुराना और असेफ ज़दा है। इस तरफ सिर्फ हम लोग तब जाते हैं अगर हमें कभी कोई ज़रूरी काम हो, वो भी हम उन दरख्तों के पास नहीं जाते। जब आप लोगों का पेपर होता है तो मैं यहाँ से फ़ौरन वापस आ जाता हूँ। दोबारा कभी भी आप लोग इस तरफ मत जाना। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए कि हम लोगों ने अपनी आंखों से ये क्या देख लिया है। वहाँ पर हम लोगों ने तकरीबन, हम लोगों के जब मुकम्मल पेपर होते रहे तो हम लोग तो उस तरफ जाते नहीं थे। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ, हम लोगों का सेकंड लास्ट पेपर था। उस दिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा बारिश और आंधी का मौसम था। जब हम लोग बाहर निकले तो हम लोगों को उसी साइड से इतनी ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आ रही थी और उस वक्त हमने उस औरत को उसी साइड पर जाते हुए देखा था। उस दिन उसका ड्रेस जो था वो ब्लैक कलर का था। हम लोग तो फिर इतनी खौफज़दा हुई कि हम लोग उस तरफ गए ही नहीं। हम लोगों को जब पेपर हो गया तो हम लोग दोबारा कभी उस स्कूल की तरफ भी नहीं गए। बाद में उस साइड पर हम लोगों की कुछ स्कूल फेलोज़ रहती थी, उनका ये कहना था कि वो स्कूल बहुत असेफ ज़दा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं। ये हम लोगों की ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया फौजिया आपका। लिस्टर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushirmirk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर मैं अनवर अली का नावल बसेरा ऑन एयर कर रही हूँ, उसको ज़रूर विज़िट करें, आपको पसंद आएगा। नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह निगहबान।